ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके माली हालात खराब है, जिनके पास पैसा नहीं है और जो लोग चाहते हैं कि हम बाहर किसी बड़े कंट्री में चले जाएं, जिनका ख्वाब किसी बड़े कंट्री में जाने का है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है वीजा लगवाने के लिए और उनके पास क्वालिफिकेशन भी, एजुकेशन बहुत ज्यादा कम है और उनके पास बहुत ज्यादा अच्छा कोई स्किल भी नहीं है। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसे बड़े कंट्री का बताऊं जिसमें जाके आप 5 से 7 लाख रुपए महाना कमा सकते हैं। सिर्फ आपके पास थोड़ी सी तालीम होनी चाहिए। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी एम्बेसी फीस कंट्री के लिए नहीं देनी पड़ेगी। जस्ट आपने यहां से ट्रांसपोर्ट में अपने घर से जाना इस्लामाबाद में, वहां से शटल सर्विस पे बैठ के मॉर्निंग में आप एम्बेसी में जाएं। बिल्कुल सिंपल डॉक्यूमेंट है, सिंपल सा उनका इंटरव्यू है, उसके बाद आपको वीजा मिल जाएगा। और जापानी एम्बेसी भी आपको 7 से 10 दिन के अंदर अंदर डिसीजन दे देगी वीजे का। इसकी करेंसी है ₹1.76 का एक युआन बनता है पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से। इसका जो फ्लैग है वो व्हाइट कलर का, उसमें रेड कलर का सर्कल है। आबादी इसकी 126 मिलियन है। इसके हमसाया ममालिक में कोरिया, रशिया और चाइना है। जापान में जापानीज लैंग्वेज बोली जाती है, जबकि ये 3 और कंट्रीज में भी इस्तेमाल की जाती है। जापान की बेसिक सैलरी $1193 है और अगर इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बेसिक सैलरी जो है ये पाकिस्तानी लिहाज से ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए के करीब बनेगी। अगर आप एम्बेसी में जाके इंटरव्यू करना चाहते हैं तो आपने मॉर्निंग में जाके इंटरव्यू देना है और मॉर्निंग में टाइम 9 से 11 बजे का है। अभी आप फिर भी एम्बेसी की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे जाके इनका हेल्प सेंटर नंबर लेके कॉल कर लें और इनसे टाइमिंग फिर पूछ लें, क्योंकि इनकी टाइमिंग चेंज भी हो सकती है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत आसान ये वीजा फराहम करता है, इसलिए ये स्पेशल मेरी वीडियो पाकिस्तानियों के लिए भी है। लेकिन अगर मेरी वीडियो दूसरे कंट्री के लोग भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को वो भी आखिर तक देखिए ताकि उनको वीडियो से काफी मालूमात मिल सके और वीजा हासिल करने में आसानी हो सके। यहाँ पे मैं एक चीज बताता चलूं, चूंकि पाकिस्तानियों का बहुत ज्यादा रश एम्बेसी में होता जा रहा था और बहुत ज्यादा रश होने की वजह से, ए लॉट ऑफ क्राउड होने की वजह से एम्बेसी ने अब जो डेली इंटरव्यू का फिगर है वो सिर्फ 100 तक कर दिया। मतलब एम्बेसी अब डेली बेस पे सिर्फ 100 इंटरव्यू करेगी, 100 केस लेगी। 100 से ज्यादा जो केस होंगे वो नेक्स्ट डे करेगी, फिर उससे ज्यादा 100 से केस होंगे, 100 से अबव केस उससे नेक्स्ट डे करेगी। उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी प्रेफर कर रहे हैं कि वो जापान जाएं, क्योंकि जापान की बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी है और इनके लोग बहुत अच्छे हैं, एक खुशहाल कंट्री है। इसके अलावा आपको पता है कि जापान में टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। यहाँ पे ट्रेन जो है वो लेट होती नहीं है, अगर हो तो 1 से 2 मिनट मैक्सिमम लेट होती है, वो भी ये माजरत करते हैं। इसी तरह जो लोग काम पे जाते हैं वो भी बिल्कुल काम पे ऑन द टाइम जाते हैं। इस तरह जब लंच करते हैं वो भी बिल्कुल ऑन द टाइम करते हैं। जापान में इनका टाइम ही, वक्त ही हर चीज है, ये वैल्यू देते हैं टाइम को। जहां तक बात की जाए, अगर हम वहां पे जाके काम करते हैं तो काम बहुत ज्यादा इनका हार्ड भी नहीं होता और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होता। अगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जापानीज स्ट्रगल को अप्रिशिएट करते हैं, वहां पे मेहनत करने वाले बंदे की कदर है। अगर आप जापान में जाके काम करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई छोटा मोटा स्किल, हुनर लाजमी होना चाहिए। अभी हालिया जापानीज ने जो वर्क वीजों के लिए ऐलान किया है उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के वीजों का ही ऐलान कर दिया है। अगर मैं आपको सादा लफ्जों में बताऊं तो तकरीबन 82 कैटेगरीज हैं स्किल्ड पर्सन की। 82 टाइप्स के जो स्किल्ड पर्सन है वो रिक्वायर है जापान वालों को, मतलब कि ऑलमोस्ट हर कैटेगरी इसमें आ जाएगी। इसमें आप टेलर से, हाउस कीपिंग से, कारपेंटर से, एग्रीकल्चर से, इंजीनियरिंग से, IT से, बार्बर से, सलून से, ब्यूटी पार्लर से, बैंकर से, हॉस्पिटल नर्सिस से, ऑफिस बॉय से, डॉक्टर से, वीजा गाइड से, एडिटर से, ग्राफर से, मतलब कि कोई ऐसी कैटेगरी इसके अंदर मौजूद नहीं है जिसके अंदर जापानीज वालों को वर्क वीजों के लिए, जिसके लिए जापानीज वालों ने वर्क वीजों का ऐलान ना किया हो। हर कैटेगरी का बंदा जापान वालों को चाहिए, बशर्त कि आपके पास स्किल्ड हो। लेकिन यहां पे मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता चलूं कि फॉर एग्जांपल आप जाते हैं स्किल्ड पर्सन का वीजा लेने के लिए। अब आप जाके जापानीज इन्वेस्टर को बोलते हैं जी मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस एक स्पेसिफिक काम में है, तो वो बोलेगा दिखाएं मुझे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा। तो आप कहेंगे मेरे पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट तो नहीं है, अलबत्ता मुझे ये काम सारा आता है, मैं 10 साल से कर रहा हूं या 5 साल से कर रहा हूं या 15 साल से कर रहा हूं। वहां पे ये एक बड़ी मुदहका खेज बात होगी, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो आप कैसे प्रूफ करेंगे। इसलिए आपके पास कोई भी स्किल है, एटलीस्ट उसका एक आपके पास ऑथोराइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। जहां तक एज लिमिट की बात है तो मैं आपको बताता चलूं, जापानीज वाले जो है 39 ईयर से अबव पर्सन नहीं ले रहे। इससे कम एज में अगर होंगे तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 18 ईयर से लेकर 39 ईयर्स की एज तक आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता विजिट वीजा के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, आप किसी भी एज में विजिट वीजा ले सकते हैं। वो आपको फ्री आसानी से विजिट वीजा हासिल कर देगा। उसमें एम्बेसी आपसे कोई किसी किस्म की फी नहीं लेगी, सिर्फ आपको आपका जो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस पड़ेगा, दैट्स इट।
अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे, इसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, आईडी कार्ड इंग्लिश में चाहिए होगा, इसके अलावा आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भी चाहिए होगा। मैं आपको सामने स्क्रीन पे चला देता हूं, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं फॉर्म स्क्रीन पे चला देता हूं। अगर किसी दोस्त को ये फॉर्म चाहिए होगा तो मेरे प्रोफाइल में जाके ईमेल एड्रेस है उस पर मुझे ईमेल करें, वहां पे सिर्फ लिख दे रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जापान, तो मैं उसको ये फॉर्म जो है ईमेल कर दूंगा। अलबत्ता मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर को ईमेल करूंगा, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करके जब आप उसका स्क्रीनशॉट भी ईमेल में साथ भेजेंगे तो फिर मैं आपको ये फॉर्म ईमेल करूंगा। इसके साथ आपको 3 वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर चाहिए होगी, आपको बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन 6 मंथ तक के लिए चाहिए होगी। उसके अंदर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 3 से 4 लाख भी होगा तो वो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब ऑफर लेटर चाहिए होगा, जॉब से एनओसी आपको इदारे से लेना पड़ेगा कि ये वहां पे काम के लिए या वीजे के लिए या विजिट के लिए जा रहा है, तो हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एनटीएन प्रोवाइड करना पड़ेगा, चैम्बर का कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा लेटर पैड विजिटिंग कार्ड भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जो भी एडिशनल चीजें वो आप प्रोवाइड कर दें, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, होटल बुकिंग रिजर्वेशन, फ्लाइट बुकिंग रिजर्वेशन बेशक ये आप डिमी करवा सकते हैं और वीजा लगने के बाद इसको आप परसू कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली जापानीज वालों ने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया है, लिहाजा आपने कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी लेना, उसकी रिपोर्ट करवा के वो लाजमी साथ आपने रखनी है। FRC MRC सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आप विजिट पे जा रहे हैं तो आपको ट्रैवल प्लान प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ट्रैवल प्लान के साथ आपको कवरिंग लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा और वो ज्यादा से ज्यादा 1 पेज पे होना चाहिए, बहुत ज्यादा पेजेस पे आपने कवरिंग लेटर नहीं रखना। यहां पे मैं आपको बताता चलूं, जापान एक ऐसा कंट्री है जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी है, पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और इसके साथ साथ पाकिस्तानियों को वीजे भी फ्री दे रहे हैं। आप वहां पे जाके आसानी के साथ 5 से 7 लाख अर्न कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको जो बेसिक सैलरी बताई है, आप खुद भी गूगल पे जाके जापान की बेसिक सैलरी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 2.5 लाख के करीब इनकी बेसिक सैलरी है। ये बेसिक सैलरी वो सैलरी होती है जो जिसके पास किसी भी किस्म का हुनर ना हो, बिल्कुल हेल्पर हो। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर 25,000 बेसिक सैलरी है, जिसके पास किसी किस्म का हुनर, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, स्किल्स कुछ भी नहीं है, उसको ये मिनिमम सैलरी मिलती है। इसी तरह जापान में है। तो आप ये ना कहिएगा कि मैं आपको 2.5 लाख सैलरी बता रहा हूं और मैं कह रहा हूं 5 से 7 लाख अर्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो बंदा स्किल्ड पर्सन है, जो बंदे के पास एक्सपीरियंस है, अच्छी एजुकेशन है, तो वो 7 लाख तक अर्न कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप जापान में जाके शादी करवा लेते हैं तो आपको जापान की TRC मिल जाएगी। TRC मिलने के बाद आपको इसकी नेशनैलिटी भी मिल जाएगी। जापान का पासपोर्ट इस वक्त दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीन पासपोर्ट है। आप जापान के पासपोर्ट को हासिल करने के बाद दुनिया के ऑलमोस्ट 190 या इससे भी ज्यादा कंट्रीज का ट्रेवल कर सकते हैं। इस वीजा फ्री ट्रेवल का आपको ये फायदा होगा कि आपको वीजे के हसूल के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज के जगह जगह पे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि आपको वीजा फ्री ट्रेवल या ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा। जापान का पासपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत समझ आ गई होगी कि आपने कैरियर को किस तरह चुनना है, किस तरह आपने खुद को कामयाब करना है। देखिए, आप अगर घर के और अपने हालात बदलना चाहते हैं और आप मुल्क की तरक्की में खातिर खा इजाफा करना चाहते हैं तो आप में से एक बंदे को कुर्बानी देना पड़ेगी। एटलीस्ट एक बंदे को आप में से बड़े कंट्री में जाना पड़ेगा, वहां पे जाके प्रदेश में मुश्किलात सहनी पड़ेंगी और अपने माली हालात को बेहतर बनाना पड़ेगा, अपनी फैमिली को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको मुश्किल मेहनत करना पड़ेगी। डटे रहेंगे तो काम होगा। आपने हिम्मत नहीं हारनी, हार नहीं माननी बिल्कुल भी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, आप एटलीस्ट अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ स्किल लाजमी होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके पास नया एजुकेशन है, ना आपको कुछ आता है, तो फिर आप दूसरे कंट्रीज में जाके कुछ भी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जापान वालों का एक रूल है कि जिसने वहां पे जाके काम करना है एटलीस्ट उसको 2.5 माह का कोर्स करना पड़ेगा जापानीज लैंग्वेज का। उसके बाद उसको एडवांस लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगी, क्योंकि इनके तमाम इदारों में और दफातर में ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट आपको बेसिक जापानीज लैंग्वेज आनी चाहिए, अदरवाइज आप वहां पे काम नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो लोग विलिंग है कि वो यहां से काम करने के लिए जाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश जिस भी कंट्री में वो है वहां से वो कम अज कम 2.5 माह का जापानीज लैंग्वेज का कोर्स करें। इसके अलावा मैं आपको मुफ्त में एक टिप दे रहा हूं कि आप YouTube में जाके भी थोड़ा थोड़ा जापानीज लैंग्वेज को सीखना शुरू करें इफ यू आर विलिंग टू गो इन जापान।
वैसे भी जापान कंट्री की तरफ से ये एक पॉलिसी है कि जब आपको बेसिक जापानीज लैंग्वेज आती होगी तो फिर आपको जापान के अंदर वर्क वीजा मिलेगा, काम मिलेगा। अदरवाइज आप यहां से 10 लाख 15 लाख लगा के अगर जापान चले भी जाते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है वहां पे जाके, अंटिल आपको लैंग्वेज ना आती हो वहां की। इसके अलावा एक और मैं आपको बात बताता चलूं, काफी लोग हैं वो यहां से विजिट वीजा लगवा के 6-6 माह का, 1-1 साल का वो विजिट वीजा लगवा के जापान के अंदर चले जाते हैं, जबकि उनको लैंग्वेज आती नहीं, वहां पे जाके जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, जब आपको लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो आप वहां पे जाके 6 माह या 1 साल जाया करेंगे, या घूमे फिरेंगे, या वहां पे पैसा स्पेंड करेंगे, इसके अलावा आप वहां पे कुछ भी नहीं करेंगे। तो आप पहले कंट्रीज के बेसिक रूल्स को, पॉलिसीज को समझा करें। मैं तो ये कहूंगा कि किसी भी कंट्री में आपने जाना है, खा आपको इंग्लिश आती भी हो, फिर भी उस कंट्री की अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं सीखते तो फिर आप वहां पे फुली तौर पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए आप किसी भी कंट्रीज में जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले उसकी एटलीस्ट बेसिक लैंग्वेज सीख लिया करें और थोड़ी बहुत एडवांस लैंग्वेज भी सीख लिया करें, ताकि आपको जो रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं वो आपको बोलना आ जाए। तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए रोजाना की बुनियाद पे इस तरह की अच्छी और मालूमाती इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा, इसीलिए मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें। हो सकता है मैं एक ऐसी अच्छी मालूमात आपको फराहम कर दूं जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए और आपकी जिंदगी आसान हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।